हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज हम हिंदी व्याकरण के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर बात करेंगे। तो इस सेशन में आप सभी के सवाल जितने भी हिंदी से रिलेवेंट डाउट है वो सभी क्लियर करने वाला हूं। इसके साथ ही हिंदी के जितने भी हमारे बीएसटीसी या पीटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सवाल है वो सभी इसमें लेने वाले हैं। इसके साथ ही ये हमारी हिंदी की तीसरी सीरीज़ है, यानी इससे पहले 2 सीरीज़ आ चुकी है, वो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आज हिंदी वाले सर थोड़े से बिजी थे, इसलिए मैंने ही ले ली ये क्लास। बहुत ही अच्छी क्लास होगी, आपको अंत तक ज़रूर जुड़े रहना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही 10 बजे आपकी राजस्थान जीके की जो क्लास आने वाली वो सभी को पता है, वैसे देखनी आप सभी को अनिवार्य, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत सवाल उसमें लेने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो आप सभी को पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, और इसके साथ ही मोटिवेशन के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ज़बरदस्त सेशन होगा, हिंदी व्याकरण का ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें लेने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो सभी के एकदम परफेक्ट जवाब आने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द है जो पत्नी का समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब होता है एकदम समान, पत्नी के समान कौन सा शब्द नहीं है। पत्नी का एक शब्द के तो पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। पर्यायवाची ही आप मान सकते हैं, समानार्थी शब्द होना चाहिए। पत्नी के जो अन्य नाम होते हैं वो जैसे वाइफ भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश का वर्ड है। उसी तरह से हिंदी में इनको कितने प्रकार से नाम में कहा जा सकता है वो सभी आपको कमेंट में उत्तर देना है। तो जल्दी से सभी कमेंट करते रहिए। तो ऑप्शन है आपका भर्ता, भार्या, कांता या अर्धांगिनी। ठीक है, भर्ता, भार्या, कांता या अर्धांगिनी। तो इसका जो राइट उत्तर आपके सामने हो गया है, कौन सा हो गया है, एकदम परफेक्ट उत्तर आपके सामने हो गया है भर्ता। इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। भर्ता क्या होगा, भर्ता पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं होगा। भर्ता पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं होगा। भार्या, कांता और अर्धांगिनी ये तीनों के तीनों शब्द किसके, पत्नी के समानार्थी शब्द है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है, सभी का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सभी कमेंट में जल्दी से उत्तर देते रहिए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है शारदा, वाणी, भारती और पद्मा। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देंगे, और सभी के कमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से राइट आने चाहिए। जी हाँ, एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहा है सभी का। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, एकदम परफेक्ट उत्तर कौन सा हो गया आपका, पद्मा। इसका एकदम राइट उत्तर हो गया, पद्मा है वो इसका नहीं है। ठीक है ना, पद्मा आपका जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, पद्मा। तो फिर आप बोलेंगे कि साहब पद्मा किसका है, तो पद्मा किसका है आपका, लक्ष्मी का। किसका है साहब, लक्ष्मी का। पद्मा आपका लक्ष्मी का है पर्यायवाची, जबकि भारती, शारदा और वाणी किसका है, सरस्वती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, सभी कमेंट में उत्तर जरूर देंगे, और मैं सभी से उम्मीद यही करता हूँ कि एकदम परफेक्ट उत्तर देंगे। क्वेश्चन है, शुष्क शब्द का विलोम है। शुष्क शब्द का विलोम है। ऑप्शन है तरल, अल्प, चेतन या आर्द्र। ठीक है, सभी एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देंगे, और इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने कौन सा होगा, सभी एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर दे रहे हैं, और सभी का एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया आर्द्र। क्या हो गया, आर्द्र। कैसे हो गया वो भी मैं साथ में एक्सप्लेन करते चलूंगा, और आप सभी को ध्यान से देखना है। देखिए, शुष्क यानी होता है सूखा, ठीक है ना, सूखा। ठीक है, शुष्क यानी सूखा, आर्द्र यानी होता है मतलब एक गीला। जैसे हमारा जो आर्द्र स्थान हो गया शुष्क स्थान, शुष्क यानी सूखा स्थान आ गया। जैसे पश्चिमी मस्तर सूखा स्थान है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश से यह आर्द्र स्थान आ जाता है, यानी वहाँ पे बारिश होती है। सूखा और आर्द्र आप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्प और मतलब बड़ा, या मतलब छोटा यानी अल्प, और महाअल्प या बड़ा कह सकते हैं आप इस चीज़ को। या फिर इसका नाम आपको लघु भी कह सकते हैं। लघु यानी बड़ा और अल्प यानी छोटा। ठीक है ना, अल्प का जो विलोम होगा वो लघु हो सकता है, लघु होगा। ठीक है, तरल और कठोर। तरल यानी होता है मतलब एकदम तरल पदार्थ, जैसे हमारा घी हो गया, या फिर हमारा जो तेल हो गया, तरल पदार्थ में आ जाएंगे। और जो कठोर होगा, जैसे पत्थर है, वो कठोर में आ गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, चेतन और अचेतन। ठीक है, ये तीनों के चारों के शब्द मैंने आप सभी को बता दिए हैं। शुष्क का क्या हो गया, आर्द्र हो गया। ठीक है, शुष्क का आर्द्र हो गया, अल्प का लघु हो गया, और इसके साथ ही तरल का क्या हो गया, तरल का कठोर हो गया, और चेतन का अचेतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सरिता, तटनी, कलापी और तरंगिणी। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देंगे, और सभी के इंतजार कर रहा हूँ।
नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा है, ध्यान से देखना है मत कर देना। ऑप्शन है सरिता, तटनी, कलापी या तरंगिणी। तो सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं, सभी के एकदम राइट उत्तर आ रहे हैं। जी हाँ, सभी के एकदम गुड उत्तर आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया है, एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया कलापी। कलापी इसका है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो कलापी किसका पर्यायवाची, ये भी आपका सवाल बनता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। कलापी किसका है, कलापी आपका मोर का है, ठीक है ना, मोर का पर्यायवाची है कलापी, ठीक है ना। तरंगिणी, तटनी और सरिता ये सभी नदी के पर्यायवाची है, जबकि कलापी आपके मोर का पर्यायवाची है। ये भी आपको एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर पता होना चाहिए। अनुराग का विलोम क्या होगा, अनुराग का विलोम मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। अनुराग का विलोम क्या होगा, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। जी हाँ, अनुराग का विलोम पूछा है, अनुराग का, ठीक है ना। अनुराग का विलोम क्या होगा, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। ऑप्शन है आपके सामने अर्क, विराम, द्वेष या फिर राग। जी हाँ, सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आने चाहिए। क्या उत्तर होगा इसका, तो अनुराग का विराम क्या होगा, तो इसका एकदम परफेक्ट उत्तर कौन सा हो गया, विराग है, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया है। अनुराग का विलोम कौन सा हो गया, विराग हो गया, ठीक है। सुगम शब्द का विलोम शब्द होगा, सुगम शब्द का विलोम शब्द होगा। जी हाँ, सुगम शब्द का विलोम शब्द सभी को बताना है। सभी एकदम फटाफट उत्तर देते रहिए। सुगम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, जी हाँ, सुगम का ऑप्शन है दुर्गम, आगम, अगम या दुर्लभ। जी हाँ, सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, साथ में एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देते रहिए, ताकि मैं आप देख सकूं कि आप किस तरह से सवाल को जवाब दे रहे हैं और कितनी आपकी तैयारी है। तो सुगम का राइट ऑप्शन आपका दुर्गम हो गया, दुर्गम एकदम इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, दुर्गम एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है, अन्वेषण शब्द का सही, अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण को ही हम क्या कहते हैं, गवेषण कहते हैं, गवेषण, गवेषण भी मिल सकता है आपको, गवेषण भी मिल सकता है, ठीक है। एक मिनट, अन्वेषण का क्या मिल सकता है, गवेषण भी आपको मिल सकता है। अन्वेषण, गवेषण ये दोनों एक ही चीज़ के शब्द होते हैं, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑप्शन है किसी रोग के निदान की खोज करना, किसी स्थान की खोज करना, किसी नवीन युक्ति की खोज करना या किसी समस्या पर शोध कार्य करना। जी हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया, किसी भी नवीन युक्ति की खोज करना। गवेषण, खोज, अन्वेषण यानी नया अन्वेषण करना, खोज करना, तो नई युक्ति की खोज करना ही क्या हो गया आपका, अन्वेषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, क्या बात है, बड़ा ही अच्छा और गजब के क्वेश्चन है। कौन सा शब्द शुद्ध है, जी हाँ, कौन सा शब्द शुद्ध है, अंतःद्वंद, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद और अंतर्द्वंद। एकदम परफेक्ट तरीके से सभी को उत्तर देना है। यह है अरंत द्वंद, ठीक है, यह है अंतर्द्वंद, ये अंतद्वंद और यह है अंतर्द्वंद। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, सभी का इंतजार कर रहा हूँ। जी हाँ, एकदम परफेक्ट उत्तर सभी का आ रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन हो गया अंतर्द्वंद। ये ध्यान रख लेना, इस टाइप के शब्द शुद्धि में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी को परफेक्ट तरीके से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है, जी हाँ, कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है पुरस्कार, पुरुषकार, पुरस्कार, पुरस्कार और से। इसमें क्या हो रहा है, कभी तो दंत सकार से आ रहा है, कभी मूर्धन्य सकार से आ रहा है, तो कभी जो आपका तालव्य सकार से आ रहा है। तो इसमें आप सभी को बताना है कि परफेक्ट उत्तर कौन सा होगा। जी हाँ, इसमें शब्द शुद्धि में शब्द शुद्ध कौन सा है, शुद्ध शब्द क्या पुरस्कार हो गया, क्या आप बोलेंगे ना सही, पुरस्कार तो नहीं होगा। मैं बोलूँ पुरस्कार होगा, आप बोलेंगे पुरस्कार तो होगा, लेकिन से ये गलत आ रहा है, पुरस्कार में ये से नहीं आता है। मैं बोलूँ आपको पुरुषकार होगा, आप बोलेंगे ना जी ये पुरस्कार भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार होता है, ठीक है ना, पुरस्कार एकदम परफेक्ट उत्तर होगा, पुरस्कार एकदम परफेक्ट उत्तर आपका इसका क्या हो गया, सी एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द है, जी हाँ, शुद्ध शब्द कौन सा है, इसका उत्तर आप सभी को देना है। शुद्ध शब्द है, ऑप्शन है सन्यासी, 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 सन्यासी। सभी शब्द एक मतलब बोलने में तो सेम ही लगते हैं, लेकिन इसकी जो लिखावट है वो गलत है, यानी अलग अलग है। इसीलिए शब्द शुद्ध बताना है आपको। 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा शब्द शुद्ध होगा। सन्यासी, आप बोलेंगे ना जी एन तो बीच में आना ही चाहिए, आधा ने तो आना ही चाहिए। मैं बोलूँ सन्यासी, आप बोलेंगे बीच में एक बिंदी आनी चाहिए थी, यहाँ पे वो कहाँ गई। अच्छा, से ये गलत हो गया, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो गया एकदम सन्यासी। से के ऊपर बिंदी भी आनी चाहिए और आधा ने भी आना चाहिए, इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, सन्यासी एकदम परफेक्ट है। और आप सभी इन शब्दों को जरूर देख लेना, क्योंकि इस टाइप के शब्द ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। जी हाँ, वाक्य है यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। यह वाक्य कौन सा है? क्या यह क्रम वाच्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य है? जी हाँ, इसका क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से सभी को देना है। यदि वे काम नहीं करना नहीं यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। एक शब्द मुझे बताइए, आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर बताना है। क्रम वाच्य तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। देखिए, सरल वाक्य वो होता है जो सीधा दे दिया, राम खाना खा रहा है, ये सरल वाक्य है, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होगा कि दो वाक्य हैं, लेकिन अगर दूसरे वाक्य को हटा दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं बोलूं कि राम खाना खा रहा है, सीता पढ़ रही है और सीता पढ़ रही है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करूं कि राम खाना खा रहा है और सीता पढ़ रही, राम खाना खा रहा है अलग है, और को हटा दिया तो सीता पढ़ रही है अलग हो गया। लेकिन यह वाक्य क्या है? यदि वह नहीं पढ़ेगा, इफेक्ट है, दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब अगर नहीं पढ़ेगा तो काम करना पड़ेगा। अगर मैं सीधा बोलूं को काम करना पड़ेगा, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इस वजह से इसके अंदर होता क्या है कि हमें एकदम पार्टिकुलर ये होता है कि मिश्र वाक्य के अंदर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सरल वाक्य के अंदर सीधा सा वाक्य आता है, नॉर्मल, जो सभी उत्तर देते हैं। संयुक्त वाक्य के अंदर अगर हम दूसरे एक वाक्य को हटा दें तो दूसरे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो संयुक्त वाक्य होगा। और इस क्वेश्चन का उत्तर आपका मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगा हटा दे तो काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? भाई उत्तर तो होना चाहिए ना। अगर मैं यहां तक पढ़ा, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? अगर मैं यहां से काम करना पड़ेगा या हटा दूं तो क्या होगा? यदि वह नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? तो इसीलिए इस शब्द के अंदर क्या है? मिश्र वाक्य है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक को हटा दे तो दूसरा अधूरा रह जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वह भूखा ही रह गया। वाक्य है उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वह भूखा ही रह गया। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जल्दी से सभी को उत्तर देना है। उसके पास पैसे नहीं थे, वह भूखा ही रह गया, इसीलिए वह भूखा ही रह गया। अभी मैंने संयुक्त वाक्य बताया था, सरल वाक्य भी बताया था। सरल वाक्य क्या है? उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, बस क्लियर हो गया वाक्य। उसके पास पैसे नहीं थे, आपके पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्लियर हो गया। मैं आगे बोलूं, वह भूखा ही रह गया, वह भूखा ही रह गया, बस बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। वो भूखा ही रह गया बस, ठीक है ना। वहां पे क्या था? अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। तो जबकि, जब ये शब्द आते हैं ना, बीच वाले जो कनेक्टिंग वर्ड आते हैं ना, जबकि, तो, तब, तो अब तो हम मिश्र वाक्य करते हैं। यहाँ पे क्या है? उसके पास पैसे नहीं थे तो इसीलिए वो भूखा ही रह गए। इसके अंदर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा, दो वाक्य जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ से इस वाक्य को पूरा हटा दूं, मैं यहाँ से हटा दूं तो वह भूखा ही रह गया, कोई इफेक्ट नहीं है इसका। भूखा रह गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस वाक्य का, ठीक है ना। और अगर मैं भूखा ही रह गया शब्द को हटा दूं, अगर मैं इन शब्द को हटा दूं तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके पास पैसे नहीं थे, बस वाक्य क्लियर हो गया। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका संयुक्त वाक्य हो गया। जी हाँ, क्या हो गया? संयुक्त वाक्य एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म शब्द का अंदर संधि है। जी हाँ, पुनर्जन्म शब्द के अंदर संधि कौन सी है? संधि विच्छेद बताना है आपको पुनर्जन्म शब्द का अंदर। ऑप्शन है पुनि है प्लस पुनि प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। ये तो गलत ही हो गया है ना, रजनम क्या शब्द है, आधा बीच में ही डाल दिया, ठीक है। और पुनः प्लस जन्म, कौन सा शब्द इसका शुद्ध होगा? जी हाँ, जी हाँ, ये तो आप सीधा ही काट सकते हैं, ठीक है ना। पुनि प्लस जन्म, ये भी आप काट सकते हैं। पुनि शब्द यहाँ पे कहीं से मिल ही नहीं रहा है, ये दो ही ऑप्शन आपके सामने बचा। यही एलिगेशन होता है, यही चीज़ होती है, आप क्वेश्चंस के उत्तर को पकड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अभी हमारे सामने दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के अंदर ही हम कंफ्यूज हैं कि पुण्य प्लस जन्म होगा या पुनः प्लस जन्म होगा। तो इसका अंदर राइट कौन सा होगा? आपका पुनः प्लस जन्म होगा। ये विसर्ग संधि से बिलोंग करता है पुनर्जन्म शब्द, पुनः प्लस जन्म होगा। आर क्या हो जाता है? रे साइलेंट हो जाता है जब संधि विच्छेद करते हैं, आर की जगह विसर्ग आ जाता है और आर साइलेंट हो जाता है, ठीक है। पुनः प्लस जन्म, जब इनको जोड़ेंगे तो विसर्ग जब प्लस के साथ मिल जाएगा तो रे बन जाएगा और रे ऊपर चढ़ा जाएगा, यानी आधा रे हो जाएगा, पुनर्प्लस जन्म, पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद करिए, लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद करिए। जी हाँ, लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद करना है सभी को। ऑप्शन है लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघ प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। अगर एलिगेशन लगाना आता है आपको, क्वेश्चंस के ऑप्शंस काटने आते हैं, मैं बताऊं कि लघ प्लस उत्तर गलत है, एकदम तरीके से गलत है, सभी बाहर कर दीजिए इसको, परफेक्ट तरीके से गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि लघ प्लस उत्तर, लघुत्तर, लघ प्लस उत्तर, कोई शब्द नहीं मिल रहा। एक बार बोलेंगे तो अंदर भाव आएगा, अंदर एक दूसरे के कनेक्टिंग वर्ड मिलेंगे आपको। लघ प्लस उत्तर और लघुत्तर के अंदर क्या मिल रहा है? कोई शब्द नहीं मिल रहा है। आप बोलेंगे लघु प्लस उत्तर, तो बिल्कुल गलत है। मैं बोलूं लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, क्या मिल रहा है यहाँ पे? कोई शब्द मैच नहीं कर रहा भाई।
लघु प्लस लघु प्लस लघु प्लस उत्तर, ये शब्द और ये शब्द दो ही कंफ्यूज कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कट रहे हैं बेचारे, ये तो खुद ब खुद बोल रहे हैं हम तो है ही नहीं भैया, हमें तो हटा दीजिए, ठीक है ना, हमें तो हटा ही दीजिए, इसके अंदर तो दो ही शब्द मिल रहे हैं, हमें तो ए और डी पर ध्यान देना है। अब इसके अंदर कौन सा राइट होगा, सभी उत्तर देंगे, लघु प्लस उत्तर, एक लघु प्लस उत्तर, एक लघु प्लस उत्तर, एक लघु प्लस उत्तर। आपने दीर्घ संधि जरूर पढ़ी होगी, स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि पढ़ी होगी, जब ए प्लस ए मिलता है तो क्या बनता है, आ बनता है, क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ए और ए मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। यहाँ पे क्या है आपका छोटा है और ये बड़ा मिलेगा तो क्या बनेगा, लघुत्तर बना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर ऑप्शन देखेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, अगर आप इसका उत्तर ढूंढना चाहेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एकदम राइट उत्तर आपका क्या होगा, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, ये ए ऑप्शन एकदम परफेक्ट उत्तर होगा 84 के अंदर, ठीक है ना, 85 के अंदर एकदम परफेक्ट उत्तर ए ऑप्शन होगा, लघु प्लस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, जानने की इच्छा रखने वाले शब्द वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, जैसे जिसको जीता ना जा सके वो अजय है, ठीक है, जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है, ठीक है ना, ये चीज शब्द आते हैं ना। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होगा, ज्ञान प्रिय होगा, ज्ञानेच्छु होता, ये ज्ञानी होगा, ये जिज्ञासु होगा। जी हाँ, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देंगे। आपको किताब पढ़ने की इच्छा है, आप किताब पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो क्या हो गया, आप जिज्ञासु होंगे ना, किसी भी चीज़ को करने की इच्छा है वो जिज्ञासु होगा, उस चीज़ के प्रति अपने आप को लगन होगी, मेहनत होगी, जिज्ञासु होगा। इसका जो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। सभी से मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक जरूर कर देना सेशन को, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना एक बार, ठीक है। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के संबंध है, वाक्यांश के साथ सार्थक शब्द है, नीति से संबंध रखना, ठीक है ना। नीति निर्धारक होगा, नीतिज्ञ होगा, या नैतिक होगा, या नीतिवान होगा। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। नीति से संबंध रखने वाला कौन होगा, नैतिक होगा, नैतिक, नीति से संबंध रखना है कौन होगा, नैतिक, एकदम परफेक्ट है। दंश दंश युगम शब्द का अर्थ है, दंश दंश, जी हाँ, दंश दंश शब्द, दंश दंश युगम शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा, जी हाँ, परफेक्ट उत्तर सभी को देना है। क्या होगा इसके अंदर, दंश दंश शब्द पूछ रहा है, एकदम परफेक्ट उत्तर होने चाहिए सभी के, एकदम एकदम राइट उत्तर होने चाहिए, जी हाँ, एकदम राइट उत्तर होने चाहिए। दंश और दंश, दंश यानी होता है, क्या होता है, दंश यानी देखिए डसना और दस, जी गलत है। विष या दांत ये भी गलत है, हिस्सा और वारावरण ये भी गलत है। इसका क्या होगा, दंश यानी होगा डंक, और इस दंश के अंदर होगा चुभन, ठीक है, दंश यानी चुभन और दंश यानी हो गया डंक। इस शब्द को बोलने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इसके अंदर फर्क होता है, ठीक है ना। ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे शब्द कहीं ना कहीं आप हो सके तो ऐसे कुछ शब्द है जो आपको पढ़ लेने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इस शब्दों के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। दंश यानी डंक हो गया, दंश यानी हो गया चुभन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृमि, कृमि और कर्मी, कृमि और कर्मी युगम का सही अर्थ है, कृमि और कर्मी शब्द का सही युगम है कृमि। कृमि, कृमि यानी होता है कीड़ा और कर्मी यानी होता है कर्मचारी, जी हाँ, कृमि, कृमि यानी होता है कीड़ा और कर्मी यानी होता है कर्मचारी, जी हाँ। इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अर्चना शब्द का सही अर्थ होता है, अर्चना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना शब्द का सही अर्थ होता है, तो सभी फटाफट उत्तर देते रहिए। अर्चना शब्द का सही अर्थ होगा अर्चना, ठीक है ना, अर्चना शब्द है। ऑप्शन है बाहरी उपकरणों से सम्मान, सविधि भाव प्रधान सत्कार, मत विशेषज्ञ के अनुसार धर्माचरण। अर्चना, अर्चना यानी होता है सहविधि भाव प्रदान सत्कार, अर्चना करना, सहविधि भाव प्रदान सत्कार, इसका सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पत्ता पत्ता लोकोक्ति का अर्थ है, तू डाल डाल में पत्ता पत्ता लोकोक्ति का अर्थ है, तू डाल डाल में पत्ता पत्ता लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है हार ना मानना, अधिक तेज होना, दूसरे को प्रतिस्पर्धा में हराना, या एक दूसरे से बढ़कर होना। तू पत्ते पत्ते फिरे, मैं डालियाँ डालियाँ फिरे, तो तू पत्ते पत्ते फिरे, इस तरह का जो हम जनरली भाषा में यूज लेते हैं, तो इसके अंदर होगा एक दूसरे से बढ़कर, कि तू डाली डाली फिरे पर मैं था पत्ते पत्ते फिरूँ, यानी कि एक दूसरे से बढ़कर हो गए, ठीक है। 191 के अंदर एक दूसरे से बढ़कर, यानी डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है, हम जनरली यूज ही लेते हैं ऐसे शब्द, तो आगे कुआ और लार खाई, आगे कुआ पीछे खाई शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन है अनिर्णय, अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, आगे बड़ा पीछे छोटा संकट। जी हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से देते रहिए, तो आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे देंगे। इसका तो दोनों ओर संकट, यानी आगे कुआ और पीछे खाई,
इसका तो अनिर्णय की स्थिति नहीं, दोनों और संकट, यानी सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा और सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। लाइक ज़रूर कर देना भैया, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एक बनता है और आप सभी कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अध्यादेश। अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अति, आ, उसके बाद अधे या अधि। अध्यादेश शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, अध्यादेश शब्द के अंदर इसका जो राइट ऑप्शन आपका अधि होगा। कैसे होगा? अध्यादेश के अंदर अगर आप संधि विच्छेद भी करेंगे तो अधि प्लस आदेश होगा, ठीक है। अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश संधि विच्छेद होगा, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, यानी इसके अंदर मूल शब्द क्या होगा? आदेश, ठीक है। मूल शब्द आदेश होगा तो अधि इसका क्या हो गया? अधि इसका जो उपसर्ग हो गया, ठीक है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रथम शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय है जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो अधि इसका परफेक्ट उत्तर होगा। अध्यादेश का संधि विच्छेद भी अधि प्लस आदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद है। निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद है निष्कलंक। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर सभी देने हैं, एकदम राइट उत्तर सभी के आने चाहिए। ऑप्शन है निष्कलंक शब्द का सही अर्थ है निस प्लस निस्सलंक, नी प्लस कलंक, निस प्लस कलंक, निशक प्लस लंक। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। निस प्लस लंक अलंक और निशक प्लस लंक, ये दोनों गलत है। अब निस प्लस कलंक या निस है, नी प्लस कलंक कौन सा होगा? तो इसके अंदर भी विसर्ग संधि होगी। इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? नी प्लस कलंक, एकदम परफेक्ट उत्तर होगा। नी प्लस कलंक, एकदम परफेक्ट उत्तर कौन सा होगा? नी प्लस कलंक, एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सज्जन शब्द में उपसर्ग है। सज्जन शब्द के अंदर उपसर्ग है। जी हाँ, सज्जन शब्द के अंदर सन, सत, स और सम। जी हाँ, सभी एकदम परफेक्ट उत्तर देंगे और इसका जो राइट ऑप्शन आपका सत हो गया है। सज्जन के अंदर संधि होती है व्यंजन संधि। कौन सी होती है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से हम सज्जन शब्द को तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सत प्लस जन। क्या बनेगा? सत प्लस जन, और सत आपका उपसर्ग हो गया और जन आपका मूल शब्द हो गया। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। सत प्लस जन यानी सजन क्या हो गया? एकदम परफेक्ट तरीके से सत्य। हरितिमा शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, हरितिमा शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा होगा? जी, हरितिमा शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा होगा? सभी एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देंगे। हरितिमा प्रत्यय कौन सा होगा? इमा, आ, ई, यतिमा। जी हाँ, इसका उत्तर एक सभी को परफेक्ट देना है। हरित प्लस इमा, हरितिमा, हरिति प्लस इमा कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। कौन सा हो गया आपका? ए हो गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो गया हरित। मूल शब्द क्या है? हरित प्लस क्या हो गया? इमा, हरित प्लस इमा, तो हरितिमा बन गया, ठीक है ना। मूल शब्द हरित हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना और इसका जो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया है। सभी ऐसे ऑप्शंस आप जरूर देखने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो। दुखिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? दुखिया, दुखिया शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है? मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर सभी दे देंगे। ऑप्शन है दुखिया शब्द के अंदर आ, ई, इमा या इया। जैसे आप ई लगाएंगे तो दुखिया के अंदर ई तो प्रत्यय लगता ही नहीं है, पीछे ई आ नहीं रही है, आप काट देंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ ईमा प्रत्यय लगाएंगे। ई माँ किस तरह से लगाएंगे? प्रत्यय तो अंत में लगता है, मैं अंत में है ही नहीं, तो कैसे लगेगा? ईमा हट गया। ये लगाएंगे, मान लीजिए ये लगाएंगे, दुखिए, दुखिया, दुखिया, ठीक है। 97 के अंदर क्या लगेगा? दुखिया। आ नहीं लगेगा, दुखिए, दुखिए शब्द और उसके बाद ए जोड़ेंगे तो दुखिया बनेगा, लेकिन ए भी नहीं हुआ। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दुख प्लस इया, दुखिया। दुख इसका मूल शब्द है और इया प्रत्यय लगा हुआ है, दुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। कान पकड़ना मुहावरे का शब्द सही अर्थ है। कान पकड़ना, ऑप्शन है बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकारना या डराना। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर देते रहिए। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना। जी हाँ, एक बार कोई गलत काम करता, बाद में कान पकड़ कान अब की बार नहीं करूं, तो वही बुरा काम करने की जो प्रतिज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं? कान पकड़ना। मुहावरे का सही अर्थ होता है बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है रहस्य जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी में जाना, व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। जी हाँ, इसका क्वेश्चन का जल्दी से सभी उत्तर देंगे। बाल की खाल निकालना यानी आपका इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? अनावश्यक बारीकी में जाना, जो मतलब जिन बहुत ज़्यादा डीपली जाना, बाल की खाल निकाल लेना, एकदम अंदर तक जाना, आवश्यक बारीकी में जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काली मिर्च शब्द में समास है। काली मिर्च शब्द के अंदर समास कौन सा होगा? बड़ा ही गजब और अच्छा क्वेश्चन है। काली है जो मिर्च, काली मिर्च समास के अंदर कौन सा होगा? काली मिर्च के अंदर आप बोलेंगे द्वंद्व के, द्वंद्व होगा ही नहीं, ठीक है।
काली के लिए मिर्च, काली का मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। ये सब तत्पुरुष भी नहीं होगा। बहुव्रीहि और कर्मधारय में से कौन सा होगा? काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है, काली है जो मिर्च यानी कर्मधारय इसका एकदम राइट उत्तर हो गया है। और इसमें हमने जितने भी 30 क्वेश्चंस किए हैं हिंदी के, बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब सवाल हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन सवालों से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। अगर 1% भी फ़ायदा हुआ है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। 1% भी अगर फ़ायदा हुआ है तो लाइक कर देना। इस तरह के सेगमेंट में रोज़ाना लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। 8:30 बजे आप सभी को लाइव ज़रूर जुड़ना चाहिए, जहाँ हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम इस सेशन में करते हैं। 10 बजे हमारी राजस्थान जीके, शाम को 8 बजे भी राजस्थान जीके। इसके साथ ही कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उससे रिलेवेंट वीडियोस आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई भी क्वारीज है तो कमेंट में कमेंट करते रहिए। आज का सेशन मेरे द्वारा किया गया पहला सेशन था हिंदी का, तो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।